आज हम लोग अपने क्लास में पॉलिटिकल साइंस के बारे में कुछ अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के लिए किस किस दृष्टिकोण से हम उसको देखेंगे। पॉलिटिकल साइंस को कोई लिबरल तरीके से देखता है, यानी लिबरल तरीका को हम हिंदी में कहते हैं कि उदारवादी सिद्धांत से लोग पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं। कुछ लोग उसको मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी तरीके से देखते हैं। कुछ लोग उसको फेमिनिस्ट यानी नारीवादी दृष्टि से देखते हैं। कुछ लोग उसको और पद्धति से देखते हैं। तो हम आज उसको पॉलिटिकल साइंस को कैसे हम देखें या अलग अलग ट्रेडिशन ने पॉलिटिकल साइंस को कैसे देखा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप लोगों को कुछ समझ में आया मैंने क्या कहा? बताइए बताइए। यस सर, आज हम पढ़ेंगे कि राजनीति सिद्धांत के कितने दृष्टिकोण हैं। कितने दृष्टिकोण है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर मान लीजिए कि आपके आंखों पे अगर जैसा चश्मा लगा लिया आप लगा लेंगे, वैसे ही दुनिया दिखेगी कि नहीं दिखेगी? बोलिए। यस सर। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि ये आम कैसा है, तो आप जब उस आम को खाती हैं मान लीजिए, तो कोई कहता है कि आम में मीठा है, किसी को लगता है कि नहीं आम में अच्छा नहीं है, किसी को लगता है कि नहीं आम में बहुत ही अच्छा है। तो मान लीजिए कि जिसने आम को कहा कि ये अच्छा है, तो पूछा गया तुमको आम क्यों अच्छा लग रहा है, तो उसने कहा कि मुझे आम इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि ये बहुत मीठा है। फिर किसी और से पूछा गया कि आम जो है तुमको क्यों अच्छा नहीं लगा, तो वो क्या कह रहा है कि आम देखने में बहुत पीला नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, इसीलिए हमें आम अच्छा नहीं लगा। तो पहले व्यक्ति ने क्या किया? मिठास को इंपॉर्टेंस दिया। दूसरे व्यक्ति ने क्या किया? उसके रंग और रूप को इंपॉर्टेंस दिया, है ना। उसी तरह से पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल साइंस जो है, उसको अलग अलग विद्वान, अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं। और उसी पॉलिटिकल साइंस का मतलब एक विद्वान के लिए कुछ और होता है, दूसरे विद्वान के लिए कुछ और चीज होती है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। अगर मान लीजिए किसी मॉल में हमने प्रियंका को कहा कि प्रियंका आप जाइए इस मॉल से कुछ खरीद के लेके आइए, तो प्रियंका मॉल में गई तो इन्होंने अपने लिए कपड़े खरीद लिए। मैंने पायल को भेजा कि मॉल में आप जाइए कुछ खरीद के लाइए, तो मॉल में अगर पायल गई तो पायल ने क्या किया? मॉल में उन्होंने बर्तन खरीद के लाए। और स्मिता को मैंने कहा कि आप मॉल में जाइए कुछ खरीद के लेके आइए, तो उन्होंने क्या किया? मॉल से किताबें खरीद के लाई। तो आप एक बात बताइए, तीन व्यक्ति को तीन चीजें क्यों अलग अलग दिखी? बताइए, बोलिए। जो उन्हें चाहिए था तो वो अपनी जरूरत के हिसाब से ले लिया। बिल्कुल आपने सही कहा। तो दूसरा सवाल ये होता है कि जरूरत जो है, हमारी जो जरूरत है, वो कैसे कैसे हमारे दिमाग में पता चलता है कि यही हमारी जरूरत है? बताइए। अगर वो चीज हमारे पास नहीं होती तो ठीक है, तो कैसे किसी को लगा कि नहीं किताब बहुत ही जरूरी है, किसी को लगा बर्तन बहुत ही जरूरी है, किसी को लगा कपड़ा बहुत ही जरूरी है? बोलिए, बताइए। किताब इसलिए जरूरी है कि अगर हम उसको ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा, और बर्तन, मान लीजिए कि मुझे पढ़ना नहीं है तो मेरे लिए किताब जरूरी होता? बोलिए, क्या जरूरी होता मुझे? बोलिए। बर्तन कपड़े होगा फिर। बर्तन और कपड़े। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमको पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए हम अलग अलग विद्वानों के चश्मे से, अलग अलग मेथोडोलॉजी से, अलग अलग पद्धति से,
अलग अलग अप्रोच से जब हम पॉलिटिकल साइंस को देखते हैं तो हमें पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानकारी और गहरी होती है या हमारी जानकारी और कम हो जाती है? गहरी होती है। गहरी होती है। तो उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस का भी एक ट्रेडिशन है 100 साल का, 200 साल का। तो उसमें भी अलग अलग विद्वानों ने पॉलिटिकल साइंस में, किसी ने राज्य के बारे में ज्यादा ध्यान दिया है, किसी ने राज्य और उसके इंस्टीट्यूशन के बारे में ज्यादा ध्यान दिया, किसी विद्वानों ने सोसाइटीज के बारे में ज्यादा ध्यान दिया, किसी विद्वानों ने कहा कि नहीं नहीं, हमको पॉलिटिकल साइंस को बिल्कुल साइंस की तरह पढ़ने की जरूरत है। कोई विद्वान ने कहा कि नहीं, हमको पॉलिटिकल साइंस को अगर हम सिर्फ साइंस की तरह पढ़ेंगे और वैल्यूज को और हम अपने आदर्श को अगर इसमें जगह नहीं देंगे तो ये भी ठीक नहीं है। कोई कह रहा है कि नहीं, पॉलिटिकल साइंस जो है, अगर तुमने सिर्फ राज्य का अध्ययन किया और अगर तुमने सोसाइटीज का अध्ययन नहीं किया, तुमने अमीरी गरीबी का अध्ययन नहीं किया, तो तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट नहीं होगा। तो आप बताइए, आपकी निगाह में पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए? सोसाइटीज के बारे में। आपको सोसाइटीज के बारे में पढ़ना चाहिए। और बताइए दूसरे लोगों के लिए क्या है, पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना चाहिए? एक एक करके बोलिए। पॉलिटिकल साइंस में आपको क्या लगता है? अगर मान लीजिए कि आज आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के लिए विद्वान बना दिया गया, मान लीजिए, तो आप किन किन चीजों पे ध्यान देंगी? बहुत सी नॉलेज लेनी चाहिए, सोसाइटी के बारे में तो लेनी चाहिए, पॉलिटिक्स में भी लेनी चाहिए, हर चीज में हम इससे बहुत आगे जा सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक कहा आपने। मैं एक दूसरा सवाल पूछ रहा हूं। मान लीजिए कि आपको पॉलिटिकल साइंस जो है उसको अध्ययन करने के लिए एक सरकार ने प्रोजेक्ट दे दिया कि आप जाइए, आप पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कीजिए। तो अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करने के लिए मान लीजिए आपको नौकरी मिल गई, आपको पैसे मिल गए, आपको एक ऑफिस दे दिया गया, आपको कंप्यूटर दे दिया गया, तो आप किन चीजों के बारे में अध्ययन करेंगी? बताइए। सर जैसे कि अगर सोसाइटी मैंने अच्छा जवाब दिया। बोलिए। सोसाइटी के बारे में आप अध्ययन करेंगी, बताइए। जी सर। सोसाइटी में आप जाएंगी तो क्या देखेंगी? सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी में क्या चीज को देखेंगी? सर जैसे आजकल क्या चल रहा है सोसाइटी में। ठीक है, तो सोसाइटीज में क्या चल रहा है, तो आप मान लीजिए मजदूरों के बारे में अध्ययन करेंगी, किसानों के बारे में करेंगी, महिलाओं के बारे में करेंगी। किसान महिलाओं के बारे में, इन सब। अच्छा, आप किसान और महिलाओं के बारे में ये करेंगी, ठीक है। अच्छा गीता, आपको अगर पॉलिटिकल साइंस का मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा कि आपको पॉलिटिकल साइंस में अध्ययन करना है, आप किस चीजों पे जाके अध्ययन करेंगी? सर सोसाइटी के ऊपर ही करेंगे। सोसाइटी में क्या? सोसाइटी में पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ होगा। अच्छा ठीक है। और बोलिए नेक्स्ट। ममता, आप क्या स्टडी करेंगी? सर पीपल्स। पीपल का क्या मतलब? जनता हो गया ना, तो जनता में किस जनता के बारे में आप अध्ययन करेंगी? सर पॉलिटिक्स वगैरह। अच्छा, पॉलिटिक्स वगैरह। तो हमने आपसे मॉल का एग्जाम्पल दिया और उससे मैंने यही पूछा कि जब इंसान मॉल के अंदर में जाता है तो कोई चीज वो खरीदता है, कोई चीजों को नहीं खरीदता है। उसी तरह जब हम स्कॉलर किसी चीज का अध्ययन करते हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो कोई चीजें हमारी दृष्टि से दिखती है, किसी को हम अध्ययन करने का सब्जेक्ट मैटर समझते हैं और कुछ चीजों को हम अध्ययन नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में यह भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हम क्या अध्ययन करेंगे और क्या अध्ययन नहीं करेंगे। सवाल यह भी है कि क्यों कुछ चीजों को अध्ययन किया गया है और कुछ चीजों का अध्ययन नहीं किया गया है। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक जमाना था जब कहा गया था कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो, उसमें जो पॉलिटिकल थियरी है वो डेड हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है पॉलिटिकल थियरी का। लेकिन 1970 के बाद कुछ ऐसे हालात बदले जब इंपेरिकल मेथोडोलॉजी का, पॉजिटिविज्म का आलोचना किया गया और उसके बाद से फिर से पॉलिटिकल थियरी जो है वो वापस आया और पॉलिटिकल थियरी ने अपना जगह बनाया। आज क्या करेंगे हम लोग क्लास के अंदर में, हम आज
एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जिनका नाम है डेविड हेल्ड। क्या नाम है उनका? डेविड है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। डेविड हेल्ड ने एक किताब लिखी है, एडिटेड किताब है, संपादित किताब है, उसका नाम है पॉलिटिकल थियरी टुडे, है ना। ये किताब जो है पॉलिटी प्रेस से 1993 यानी 1993 में ये किताब छपी। और इस किताब का जो ये है इंट्रोडक्शन है वो 21 पेज का है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है। तो मैं इसी इंट्रोडक्शन के आधार पर कुछ चीज़ें आपको आज मैं बतलाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि आप डेविड हेल्ड के बारे में जान लीजिए। डेविड हेल्ड जो हैं वो पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। कहां पे हैं ये? यूनाइटेड किंगडम में जो ओपन यूनिवर्सिटी है वहां पे ये प्रोफेसर हैं पॉलिटिक्स के और सोशियोलॉजी के। ठीक है, तो इनकी जो किताब लिखी गई है ये किताब 1993 में लिखी गई है। 1993 में ये संपादित किताब आई है। तो क्या कोई क्लास में ये बात बता सकता है कि जिस वक्त ये किताब लिखी गई या जिस वक्त एक संपादित किताब आई दुकानों पर तो उस समय दुनिया में क्या क्या घटना घट रही थी? क्या आप बता पाएंगे मुझे क्या क्या चल रहा था उस जमाने में? कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो बिल्कुल उसी के आसपास घटी हुई थी? बताइए, कोई बताए 1993 का समय में क्या क्या हो रहा था? कोई गेस करके बताइए 1993 में क्या हो रहा था? 1993 से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले यूएसएसआर यानी सोवियत रूस का क्या हो गया था? टूट गया था सोवियत रूस की सोवियत रूस जो है वो टूट चुका था या सोवियत रूस बहुत मजबूत होकर उभरा था? बताइए सर 1990 में ये टूट गया था, 1991 में। हाँ, तो सोवियत यूनियन के बाद टूटने के बाद दुनिया में जो कम्युनिस्ट लॉबी थी ये कमजोर हुई या कम्युनिस्ट लॉबी बहुत मजबूत हुई? बताइए। कमजोर हुई। और लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म मजबूत हुई कि कमजोर हुई? मजबूत हुई। और जी सर। उसी दौर में ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई या खत्म हुई? बताइए। सर शुरू हुई। तो हमें डेविड हेल्ड की किताब को पढ़ने से पहले हमें इस बात को अपने दिमाग में रख लेनी है कि ये किताब तब आ रही है जब दुनिया में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। क्या परिवर्तन हो रहे हैं? एक परिवर्तन हो रहा है कि यूएसएसआर का पतन हो रहा है। दूसरा परिवर्तन आ रहा है कि लिबरल डेमोक्रेसी जो है और कैपिटलिज्म जो है, पूंजीवाद है, और जो उदारवादी जो लोकतंत्र हैं उसकी ताकत और मजबूत हो रही है। और दुनिया में क्या हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया है वो पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। आपको यह भी मालूम है कि भारत में ग्लोबलाइजेशन किस साल में अपनाया गया? बताइए। आर्थिक नीति कब आई है? बोलिए। भारत में नई आर्थिक नीति 1990 के बाद आई थी। 1990 के बाद आई थी। एक और चीज आप याद रखिए कि डेविड हेल्ड की 2 किताबें और भी हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। इस किताब का नाम है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्न स्टेट। क्या नाम है? 2 किताबें उनकी, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्न स्टेट। तो आप बताइए मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी किस साल में किताब आई है?
1987। हाँ 1987। और पॉलिटिकल थियरी एंड मॉडर्न स्टेट किस साल में आई है? 1989। बहुत अच्छा। और ये जो पॉलिटिकल थियरी टुडे किताब है जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये किस साल में किताब आई है? 1993। 1993। बहुत ही अच्छा। तो इस किताब के जरिए जो डेविड हिल्ड हैं वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि 1970 से पहले, 1970 से पहले पॉलिटिकल थियरी जो थी वो पॉलिटिकल थियरी है जो उसको पॉलिटिकल थियरी जो है उसकी जो जगह थी वो 1970 से पहले बहुत कम जगह थी और 1970 के बाद उसकी जगह बहुत बढ़ गई, जिसको कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था कि 1970 से पहले पॉलिटिकल थियरी जो थी वो डिक्लाइन में थी या वो बहुत अच्छी स्थिति में थी? बताइए। डिक्लाइन में थी। और 1970 के बाद डिक्लाइन खत्म होने लगा कि डिक्लाइन और बढ़ने लगा? और बढ़ने लगा। नहीं, डिक्लाइन कम होने लगा और राइज ऑफ पॉलिटिकल थियरी होने लगी, यानी पॉलिटिकल थियरी का इंपॉर्टेंस 70 के बाद से फिर बढ़ने लगा। क्या होने लगा? बढ़ने लगा। हाँ, और 1970 से पहले जो था उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। और मैंने आपको कहा कि ये सब सारी चीजें जो हैं वो आपको बार बार आएंगी ये सारी चीजें। तो हुआ क्या था? अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि 1970 से पहले क्या वजह थी कि पॉलिटिकल साइंस जो था उसमें जो पॉलिटिकल थियरी था उसकी उतनी जगह नहीं थी। तो पहले क्या था 1970 या उससे पहले क्या था? मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, यानी 1945 के बाद से और 1970 के बीच में जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती थी उस पॉलिटिकल साइंस में ज्यादातर जो फोकस होता था पॉलिटिकल साइंटिस्ट का था वो ज्यादा फोकस था पॉलिटिकल साइंटिस्ट का गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल साइंटिस्ट 1970 के आसपास या उससे पहले जब अध्ययन करते थे तो अपना ज्यादा फोकस जो था वो हुकूमत यानी सरकार पे लगाते थे और ज्यादा स्टडी करते थे सरकार की जो संस्थाएं होती थी उनको वो ज्यादा अध्ययन करते थे। ठीक है, किस किस का अध्ययन करते थे बताइए? सरकार का। हाँ, और उस दौर में दो तीन चीजें ऐसी थी जिसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, उस पर ज्यादा स्टडी नहीं होता था। वो था प्राइवेट स्फीयर में, यानी सोसाइटी के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं होता था, फैमिली के बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं होता था, और इकोनॉमी और बिजनेस जो दुनिया होती है उसके बारे में ज्यादा अध्ययन नहीं होता था। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस में 1970 से पहले किन चीजों का अध्ययन होता था, तो क्या कहेंगे आप? इकोनॉमी नहीं, फैमिली नहीं, अध्ययन होता था स्टेट का और उसकी संस्थाओं का। किसका अध्ययन होता था? स्टेट और संस्थाएं। हाँ, और किनका अध्ययन ज्यादा नहीं होता था? सोसाइटी, फैमिली और बिजनेस। और उस जमाने में 1970 से पहले क्या था कि जो हमारे डिसिप्लिन हैं, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, उसको क्या किया जाता था? उसको अलग अलग तरीके से पढ़ा जाता था। यानी जो पॉलिटिकल साइंस है, जो इकोनॉमिक्स है, जो सोशियोलॉजी है, उसके बीच में एक डिवीजन कर दिया जाता था। पहले क्या था 1970 से पहले क्या था कि सब्जेक्ट को हम अलग अलग तरीके से पढ़ते थे, उसके बीच में एक दीवार खड़ा कर दी गई थी। ये पॉलिटिकल साइंस है, ये इकोनॉमिक्स है, ये सोशियोलॉजी है। जैसे आप तो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, तो क्या था
कि नॉलेज के बीच में डिवीजन कर दिया गया था, नॉलेज के बीच में सेपरेशन कर दिया जाता था। और ये क्यों किया जाता था? इसको कहा जाता था कि स्पेशलाइजेशन करना ज्यादा जरूरी है, स्पेशलाइजेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पेशलाइजेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हम नॉलेज को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो आप देखिए कि जो डेविड हेल्ड हैं वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर हैं, जरा बताइए। पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी। तो वो नॉलेज का डिवीजन कर रहे हैं या नॉलेज के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बताइए। मतलब नॉलेज के बीच में जोड़ पैदा कर रहे हैं कि नॉलेज के बीच में दीवार खड़ा कर रहे हैं, बताइए। वो नॉलेज को दीवार नहीं पैदा कर रहे हैं। जब वो पॉलिटिक्स भी पढ़ रहे हैं और सोशियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और दोनों के प्रोफेसर है, इसलिए वो बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो उनकी दृष्टि में नॉलेज के बीच में दीवार खड़ा करना सही नहीं है। नॉलेज के बीच में जब दीवार खड़ा हो जाएंगे तो क्या होता है कि हम दुनिया की रियलिटी को पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं, है ना। हम दुनिया की रियलिटी को पूरी तरह से हम नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो जो डेविड हेल्ड हैं उनका कहना है कि सब्जेक्ट के बीच में डिवीजन पैदा करना जो है उसके खतरे होते हैं। खतरा ये होता है, और बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन करने का एक खतरा क्या होता है कि हम पार्ट्स को तो देखते हैं लेकिन हम होल को नहीं देख पाते हैं। क्या होता है? पार्ट्स को तो देख पाते हैं, होल को नहीं देख पाते हैं। तो डेविड हेल्ड जो है उनका कहना है कि हमको सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए। क्या करके पढ़ना चाहिए? इंटीग्रेट करके पढ़ना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट के बीच में डिवीजन पैदा नहीं करना चाहिए, दीवार पैदा नहीं करना चाहिए। तो 1970 से पहले सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ा जाता था कि सब्जेक्ट को के बीच में डिवीजन किया जाता था, बताइए। डिवीजन किया जाता था। और स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन को हम पूरा ना अध्ययन करके हम इसको सिर्फ कैमरे को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ। तो मोबाइल फोन का मतलब सिर्फ कैमरा नहीं हुआ ना, मोबाइल फोन के मतलब तो और भी हुए। तो सोसाइटी को समझने के लिए हमको होलिस्टिकली समझना पड़ेगा कि हमको सिर्फ एक स्पेशल पार्ट को पढ़ने से हमको समझ में आ जाएगी, सारा समझना पड़ेगा। हाँ, तो हमें पार्ट्स को पढ़ना होगा। सॉरी, डेविड हेल्ड कह रहे हैं कि अगर हम सिर्फ पार्ट्स को पढ़ रहे हैं ना तो पूरी पिक्चर जो होती है वो हमें मिस हो जाती है। तो बेसिकली डेविड हेल्ड का कहना यह है कि देखो 170 को एक तुम क्रॉस मार्क मानो, एक तरह का एक पॉइंट मानो। 170 से पहले जिस तरह से स्टडी होती थी पॉलिटिकल साइंस की, उसमें स्टेट पे ज्यादा फोकस किया जाता था, संस्थाओं पे ज्यादा फोकस किया जाता था और सोसाइटी को इग्नोर कर दिया जाता था। 1970 से पहले क्या था? स्पेशलाइजेशन का बड़ा बोलबाला था। लेकिन स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होता था कि आप छोटे पार्ट को तो बहुत ही आप ध्यान से उसको देख रहे हो, लेकिन बड़ा पार्ट जो होता था आप उसको मिस कर देते हो, ठीक है ना। और नॉलेज का क्या होता था? नॉलेज का फ्रेगमेंटेशन हो जाता था, यानी उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाता था, है ना। और हमें क्या होता था? पूरी जानकारी नहीं मिल पाती थी। और ये जो दौर था 1950 से लेके 1960 का जो दौर था, उसको कह रहे हैं डेविड हेल्ड कि वो जो पहले का जो दौर था ये बहुत ही नैरो दौर था। क्या था वो? नैरो दौर। हाँ, 1950 और 1960 के बीच में जो जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा गया था, वो पॉलिटिकल साइंस जो था वो एक तरह से संकीर्ण मानसिकता के साथ, संकीर्ण दृष्टिकोण के साथ हमने क्या किया? पॉलिटिकल साइंस को पढ़ा, यानी नैरो अप्रोच हमने लिया और हम सिर्फ गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन का ही अध्ययन करते थे। लेकिन हम क्या करते थे? हम बाकी चीजों का अध्ययन को क्या करते थे? उसको प्राइमेसी नहीं देते थे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोसाइटी है उसका अध्ययन नहीं हो पाया। तो
जब राज्य पे ही फोकस था, जब गवर्नमेंट पे ही फोकस था और उसके इंस्टीट्यूशन पर फोकस था, तो सोसाइटीज को इग्नोर कर दिया गया था। और जब सोसाइटी को इग्नोर किया जाएगा तो आपको ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूं कि जो असल पावर है वो सोसाइटी में दिखता है। जैसे सोसाइटी के अंदर में आपको अमीर और गरीब दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? यस सर। आपको मैंने कितनी बार बताया कि किसी के पास हजार हजार एकड़ जमीन है, किसी के पास मालो दौलत भरा हुआ है, और कोई व्यक्ति जो है अगर रोज अगर वो मजदूरी ना करे तो उसको खाना नहीं मिलता है। ये सारी जो गरीबी अमीरी की जो सवाल थे, जो क्लास का सवाल था, ये सवाल को भुला दिया गया। ठीक है, इस सवाल पे ज्यादा फोकस नहीं किया गया। दूसरी चीजें है फैमिली। जो पहले के पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे 1970 से पहले, उन्होंने फैमिली पे ज्यादा जोर नहीं दिया। अब आप देखिए, फैमिली पे आप अगर पॉलिटिकल साइंस करेंगी और पढ़ेंगी और विद्वान बनेंगी तो आप फैमिली पे जोर देंगी या फैमिली को आप नजरअंदाज कर देंगी अपने अध्ययन में? बताइए। जोर देंगे फैमिली पे। क्यों जोर देंगे? क्यों जोर देंगे बताइए? क्योंकि सर हम उन्हीं के बारे में जान रहे हैं तो उनके ऊपर ज्यादा हम फोकस रखेंगे जानकारी के लिए। अच्छा ठीक है, कोई और बताइए। फैमिली में आप अगर अध्ययन क्यों करेंगी फैमिली को? ताकि उनके बारे में बेहतर तरीके से जान सकते। ठीक है, आपने सही कहा। और कोई बताए? फैमिली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो तो आपने सही कहा, फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ कहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट, तो आंसर तो नहीं हुआ ना। कोई कहे कि आप गवर्नमेंट के बारे में लिखिए एग्जाम में, तो आप कहें गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट तो हर चीज है, ये आंसर बहुत करेक्ट नहीं हुआ। कोई और बोलिए। उनको बेहतर तरीके से जानने के बाद हम कोई नियम लागू कर सकते हैं। अच्छा, कोई नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है, कोई और बोलिए जो नहीं बोले हैं। और अधिकार के बारे में। अच्छा, उनके अधिकार के बारे में। और कोई बोलिए। अच्छा, एक चीज आप बताइए, आपके पापा ऑफिस जाते हैं कि नहीं जाते हैं नौकरी करने के लिए? यस सर। सैलरी आपके पापा को मिलती है कि नहीं मिलती है? यस सर। और आपकी मम्मी घर में क्या करती हैं? काम। घर के काम। उनको कितनी सैलरी मिलती है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं मिलती है? आपके पापा जब ऑफिस में जाते हैं तो उनको खाना पका के, टिफिन दे के, उनके कपड़े धो के, उसमें प्रेस करके कौन देता है? मम्मी देती। तो उनको सैलरी कंपनी क्यों नहीं देती है? वो इकोनॉमिक्स में नहीं जुड़े। क्या हुआ? इकोनॉमिक्स में नहीं जुड़े। इकोनॉमिक्स में नहीं जुड़े, या उनको जोड़ा नहीं जाता है जबरदस्ती? नहीं सर, उनको नहीं जोड़ा जाता है। हाँ, काम लिया जाता है लेकिन जोड़ा नहीं जाता है। आप सोचिए, अगर आपकी मम्मी सवेरे उठ के अगर नाश्ता ना पकाएं, कपड़े ना धोएं, तो क्या आपके पापा एक दिन भी ऑफिस जा सकते हैं? नो सर। तो कंपनी को आपके मम्मी को भी सैलरी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? यस सर। लेकिन कंपनी आपके मम्मी को सैलरी नहीं देती है तो वो अच्छा करती है कि शोषण करती है? बताइए। शोषण। तो महिलाओं का शोषण घर के अंदर में होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो ये सब सारी चीजें पॉलिटिकल साइंस में स्टडी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस सर। आप एक बार बताइए, मैरिज में औरत के साथ, उनके साथ हिंसा की जाती है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनको संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता है, उनके साथ झगड़े होते हैं, तो ये चीजों का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी सर। यस सर। अच्छा, तो फैमिली के बारे में भी अध्ययन 1970 से पहले नहीं किया जाता था, है ना। और तो जो नारीवादी चिंतक हैं, जो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि सुनो, पॉलिटिकल साइंस का मतलब सिर्फ ये नहीं हुआ कि तुम गवर्नमेंट का स्टडी करो। पॉलिटिकल साइंस का ये मतलब नहीं हुआ कि तुम जो है
सिर्फ पब्लिक का ही स्टडी करो। पब्लिक का मतलब जनता नहीं, पब्लिक का मतलब आपका ये कि जो गवर्नमेंट और उसके इंस्टीट्यूशन हैं उसी का अध्ययन करो, और तुम फैमिली को छोड़ दो। फैमिली का भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था, प्राइवेट इज पॉलिटिकल। हुआ क्या है, एक चीज आप जान लीजिए कि पॉलिटिकल साइंस में क्या किया गया है, स्टेट को और सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया है। जो स्टेट हैं, जो उसके इंस्टीट्यूशन हैं, जो गवर्नमेंट है, वो हो गया पब्लिक। तो उसकी तो स्टडी होती है, गवर्नमेंट की स्टडी होती है, उसके इंस्टीट्यूशन की होती है, लेकिन जो चीजें हैं फैमिली, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, ये सब चीजों की स्टडी नहीं होती है। इसको प्राइवेट स्फीयर में डाल दिया गया है ना। समाज के अंदर में अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, छुआछूत, औरतों के ऊपर शोषण, इन सारी चीजों का अध्ययन पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये पब्लिक नहीं है, ये क्या है, प्राइवेट है, यानी आपके निजी क्षेत्र हैं, यहां पे अध्ययन नहीं होता है। वहां पे व्यक्ति स्वतंत्र है, वो अपना फैसले खुद कर सकता है। तो आप बात बताइए, आप जब लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनेंगे तो आप लोग जो निजी क्षेत्र हैं, यानी जो प्राइवेट एरिया है, उसमें आप लोग स्टडी करेंगे उसको, कि आप लोग छोड़ देंगे उसको? स्टडी करेंगे। हाँ, तो जो नारीवादी चिंतक हैं, जो फेमिनिस्ट स्कॉलर है, उन्होंने प्राइवेट स्फीयर को स्टडी करने के लिए जोर दिया है, या कहा है कि नहीं, इसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है? बताइए। फेमिनिस्ट स्कॉलर ने प्राइवेट स्फीयर पे स्टडी करने पे जोर दिया है। क्या किया है? जोर दिया है, इसलिए कि महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा घरों में होता है कि नहीं होता है? सबसे ज्यादा शोषण उनका समाज में होता है कि नहीं होता है? और दूसरी चीज है, मार्क्सवादी जो चिंतक हैं, उनका कहना है कि देखो, पॉलिटिकल साइंस को अगर आपको स्टडी करना है तो जब तक आप इकोनॉमिक्स का स्टडी नहीं करोगे, जब तक उत्पादन कैसे होता है, जब तक वितरण कैसे होता है, जब तक वर्गों के बीच में संसाधनों का बंटवारा कैसे है, जब तक तुम क्लास के बारे में नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम प्रॉपर्टी रिलेशन के बारे में नहीं पढ़ोगे, जब तक तुम वेजेस के बारे में, मजदूरी के बारे में नहीं पढ़ोगे, तब तक क्या होगा कि तुम पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीटली नहीं समझ पाओगे। तो आप बात बताइए, मार्क्सवादी चिंतक है ना, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, उनका फोकस किस इशू पे है? शोषण ना हो। वो क्या क्लास को इंपॉर्टेंस देते हैं कि नहीं देते हैं? जी सर। वो क्या वेजेस को, यानी मजदूरी को महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं? जी सर, उनका तो ज्यादातर फोकस महिलाओं पर और मजदूरी पर था, दो चीजों को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो हमें जो मार्क्सवादी चिंतक है, उनका फोकस होता है क्लास। क्या याद रखिएगा, क्लास का मतलब वो क्लास नहीं जिसमें आप पढ़ने आते हैं। यहां क्लास का मतलब होता है वर्ग। वो वर्ग एक कमाने वाला वर्ग होता है, अगर दिन भर वो मजदूरी नहीं करेगा तो उसको रात को भोजन नहीं मिलेगा। और एक दूसरा तबका है, समूह है, जिसके पास संसाधन ही संसाधन है। उसके पास फैक्ट्री है, उसके पास जमीन है, उसके पास घर हैं, उसके पास बिल्डिंग्स हैं। वो पैसा लेता है, वो किराया कमाता है, उसको वो पैसा का मालिक ही मालिक है ना। वो बैंक से सूद लेता है, वो इंटरेस्ट लेता है। और दूसरा तबका जो है, वो अगर मजदूरी नहीं करेगा, रिक्शा नहीं चलाएगा, ठेला नहीं खींचेगा, फैक्ट्री में जाके काम नहीं करेगा, तो उसको रोटी नहीं मिलेगी। तो जो क्लास है, जो दो वर्ग हैं, एक कमाने वाला, एक कमाने वाले का पैसा लूटने वाला, एक शोषण करने वाला, एक शोषित, तो उनके बीच में संबंधों को पढ़ने के लिए मार्क्सवादी चिंतक जोर देते हैं, या कहते हैं कि इसको मत पढ़ो, इसकी जरूरत नहीं है? जोर देते हैं। जोर देते हैं। सर जोर देते हैं। वो अमीरी गरीबी को अध्ययन करने के लिए इसके बारे में जोर देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। और जो महिलावादी जो चिंतक हैं, जो फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं, वो फैमिली के बारे में स्टडी करने के लिए और फैमिली में जो गैर बराबरी मौजूद हैं, उसको पढ़ने के लिए जोर देते हैं कि नहीं देते हैं?
यस सर। तो 1970 से पहले जो पॉलिटिकल साइंस था, क्या उसके अंदर में, आप बात बताइए, फैमिली पे अध्ययन होता था? नहीं होता था या कम होता था। क्या क्लासेस पे अध्ययन होता था अमीरी गरीबी के बारे में? नहीं होता था। समाज के अंदर में कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, इसके बारे में अध्ययन होता था? नो सर। क्या 1970 से पहले पॉलिटिकल थियरी मजबूत हालत में थी या कमजोर हालत में थी? कमजोर हालत में थी। तो आपको एक चीज हमने आपको हिस्टोरिकली पॉलिटिकल साइंस के ट्रेजेक्टरी को बताने की कोशिश की कि 1970 से पहले पॉलिटिकल थियरी जो था वो कमजोर पोजीशंस में था। पॉलिटिकल थियरी की अहमियत नहीं थी, क्योंकि पॉलिटिकल थियरी जो था उसमें कहा जाता था कि इसमें वैल्यूज की कोई जगह नहीं है, है ना। इसमें जो भी स्टडी होगा वो साइंटिफिक तरीके से होगा, इसमें जो भी स्टडी होगा वो इंपेरिकल होगा। 1970 से पहले जो स्टडी होता था उसमें स्पेशलाइजेशन ज्यादा होता था, लेकिन इस सारी प्रक्रिया में क्या क्या चीजें छूट जाती थी, होल की स्टडी नहीं हो पाती थी। हम समाज को बिल्कुल एक क्या कहेंगे, एक बहुत ही बड़े परिदृश्य में नहीं देख पाते थे। हम सोसाइटी के अंदर में अमीरी गरीबी, जो लिंग के आधार पे, जो जाति के आधार पर भेदभाव थे, उसका हम अध्ययन नहीं कर पाते थे। तो अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंटिस्ट बनेंगे तो क्या आप समाज में व्याप्त जो गैर बराबरी होगा उसको अध्ययन करेंगे कि उसको आप लोग छोड़ देंगे? बताइए। अध्ययन करेंगे। 1990 के आते आते पॉलिटिकल साइंस जो था, पॉलिटिक्स की जो स्टडी होती थी, उसका दायरा, उसका स्कोप और बढ़ गया। 1970 के बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज जो था, वातावरण के बारे में भी अध्ययन होना शुरू हो गया। बहुत सारे सामाजिक जो आंदोलन हो रहे थे उनके बारे में भी अध्ययन होना शुरू हुआ, और महिला आंदोलन था उसके बारे में भी अध्ययन होना शुरू हो गया, है ना। तो आप देखेंगे कि 1990 के बाद पॉलिटिकल थियरी का जो स्कोप था वो और रिच हो गया और ब्रॉडन हो गया। 1990 के बाद एक और चीज इंपॉर्टेंट हुई कि ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो डेविड हेल्ड के मुताबिक अगर कोई पूछेगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो डेविड हेल्ड कहते हैं कि जो लोकल है और जो इंटरनेशनल है और जो नेशनल है, उसके बीच में जो कनेक्शंस हैं वो और ज्यादा मजबूत हो गया। जो घटना दिल्ली में घट रही है उसका असर जो है वो लंदन में घटने वाली घटनाओं पर है, और जो घटना लंदन में घट रही है उसका असर दिल्ली में है। तो आप देखेंगे दुनिया जो है ग्लोबलाइजेशन के बाद में वो और ज्यादा आपस में कनेक्टेड हो गई, या दुनिया जो है और आपस में क्या बोलेंगे कि उसके बीच में दीवार पैदा हो गई? कनेक्टेड हो गई। दुनिया जो है और आपस में कनेक्टेड हो गई। 1990 के बाद ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया आई उसकी वजह से जो हमारे लोकल जो मामले होते हैं, जो लोकल घटनाएं होती हैं, वो घटनाएं जो हैं वो हमारे नेशनल पॉलिटिक्स को या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को असर करती हैं। उसी तरह से जो इंटरनेशनल घटनाएं होती हैं वो लोकल चीजों को असर करती हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां एक देश का बिजनेस दूसरे देश में कर रही हैं और बहुत सारे देशों में बिजनेस कर रही हैं, और उनका जो असर है वो जो नेशनल पॉलिटिक्स है उस पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आजकल बहुत सारी ऐसी संगठन आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गए हैं, बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई हैं जो क्या कर रही हैं कि राष्ट्रीय राजनीति को असर कर रही हैं। तो डेविड हेल्ड ये कह रहे हैं कि अगर आज पॉलिटिकल साइंस हमें करना होगा तो हमें सिर्फ लोकल पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हमें सिर्फ नेशनल पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, हमें सिर्फ राज्य पे ही ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बल्कि हमको राज्यों के लोकल
जो संबंध जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से और बाकी दुनिया से जो उसके बीच में जो संबंध है उसके बारे में भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। यानी जो घटनाएं लोकल अंतर्राष्ट्रीय मामले को असर कर रही है या जो चीजें अंतर्राष्ट्रीय मामले लोकल को असर कर रही है उसको भी हमको पढ़ने की जरूरत है। तो आप देखेंगे कि 1990 के बाद अब पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो काफी बढ़ गया। अब पॉलिटिकल साइंस 1970 की तरह नहीं रहा। 1970 से पहले जो पॉलिटिकल साइंस का स्कोप था वो नैरो था, वो सिर्फ गवर्नमेंट तक ही महदूद था। उसके अंदर में सिर्फ इंपेरिकल स्टडीज को इंपॉर्टेंस दिए जाते थे। उसके अंदर में नॉर्मेटिव और आदर्श के लिए कोई जगह नहीं था, उसमें वैल्यूज की कोई जगह नहीं थी। उसके अंदर में जो सब्जेक्ट थे उसको अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन करके पढ़ा जाता था। उसमें नॉलेज का फ्रेगमेंटेशन हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते थे और स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा ध्यान था और होल चीजें मिस कर जाती थी। लेकिन 1970 के बाद अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में क्या हुआ, एक नया आंदोलन चला जहां पे कहा गया कि नहीं, हमको चीजों को सिर्फ सूक्ष्म में नहीं देखना है बल्कि हमको लार्जर तस्वीर को भी देखने की जरूरत है। हमको पॉलिटिकल थियरी को रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो सिर्फ इंपेरिकल रियलिटी से चीजों को नहीं समझता है बल्कि उसको कॉन्सेप्ट की भी जरूरत होती है। बिना कॉन्सेप्ट के हम दुनिया को नहीं समझ सकते हैं। और जो साइंस का मेथड है वही दुनिया में सारे मेथड पे भारी है और एक ही वही मेथड है जिस पे सोशल साइंस भी पढ़ना चाहिए। ये सही नहीं है। साइंस का मेथड इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन साइंस का मेथड जो दुनिया के और बाकी मेथड है उसकी तरह वो भी एक मेथड है, वही सारा मेथड है और बाकी सारे मेथड की कोई जगह नहीं है। ये भी सही नहीं है। और इस तरह से पॉलिटिकल थियरी जो थी उसका क्या कहेंगे, वो फिर से उसका उदय होना शुरू हो गया। और हम देखते हैं कि 1970 के बाद जो पहले का अप्रोच था, बिहेवियरल अप्रोच था, जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच था, जो इंपेरिकल स्टडी था, उसका क्रिटिक होने शुरू हुआ। और इंपेरिसिज्म को, इंपेरिकल स्टडीज को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन नए स्कॉलर्स ने कहा कि हम इंपेरिकल स्टडीज को जरूर रखेंगे लेकिन इसके साथ साथ हम जो वैल्यूज हैं, जो हमारे मूल्य हैं उसको भी हम लेके चलेंगे। हम राज्य का अध्ययन जरूर करेंगे, हम गवर्नमेंट का अध्ययन जरूर करेंगे लेकिन हम सोसाइटीज के अध्ययन को हम नहीं मिस करेंगे। इसलिए जो मार्क्सवादी जो आलोचना थी कि हमको वर्गों के बारे में अध्ययन करना है, हमको अमीरी गरीबी के बारे में अध्ययन करना है, हमको क्लासेस के बारे में अध्ययन करना है, इसको भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। नारीवादी चिंतकों ने आके कहा कि नहीं, फैमिली, महिलाओं की दुर्दशा, गरीबी, हमारे महिलाओं की बुरी स्थिति, इसके बारे में अध्ययन करने की जरूरत है। और 1990 तक आते आते जो आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत सारे जो सोशल मूवमेंट्स थे उसका अध्ययन होना शुरू हुआ। उसमें वातावरण और इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमारा अध्ययन शुरू हो गया। और जो पहले फोकस पॉलिटिकल साइंस का जो था वो नेशनल पॉलिटिक्स पे था, वो राज्य पे था, वो नेशन स्टेट पे था। और जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे नहीं था उसको भी पॉलिटिकल साइंस में चैलेंज किया गया। और आजकल ये देखा गया है ग्लोबलाइजेशन के दौर में कि पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है वो किन किन चीजों को पढ़ रहा है। और राज्य को जरूर पढ़ रहा है, वो नेशन स्टेट को जरूर पढ़ रहा है, लेकिन नेशन स्टेट के क्या संबंध है अंतर्राष्ट्रीय संगठन से, नेशन स्टेट के क्या संबंध है जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से, उसके क्या संबंध है, बड़े बड़े जो जायंट कॉर्पोरेट्स हैं वो कैसे नीतियों को तय करने में अपना रोल अदा कर रहे हैं, कैसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में दुनिया जो है इंटरडिपेंडेंस होने लगी है, किस तरह लोकल घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं को विश्व स्तर पे घटनाओं को असर करती हैं और कैसे विश्व स्तर पे चल रही घटनाओं जो हैं वो लोकल लेवल पे असर करते हैं। इन तमाम चीजों को अब अध्ययन करने की जरूरत पॉलिटिकल साइंस में है। इसलिए अब पॉलिटिकल साइंस का जो नेचर है, जो उसका स्कोप है, जो उसका मेथड है, वो बहुत बड़ा हो चुका है, वो बहुत ब्रॉड हो चुका है और
1970 से पहले जो नैरो फ्रेम था पॉलिटिकल साइंस का, वो आजकल क्रिटिक होना शुरू हो गया है, उसकी आलोचना होनी शुरू हो गई है, और आज पॉलिटिकल साइंस का जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। तो आपने आज क्या समझा, क्या आपने समझा, बताइए कुछ, आपके व्यू क्या है, क्या मैंने बताया, आपने क्या समझा, बताइए, कोई बोलिए क्लास में। सर पॉलिटिकल मैटर्स का जो व्यू है वो बहुत नैरो हो गया है 1950 से 1960s तक जो आपने बताया। बिल्कुल 1970s तक उसका व्यूज जो था बहुत ही नैरो था, 70 के बाद उसको ब्रॉडन किया गया, उसके नैरोनेस को बढ़ाया, मतलब उसको कम किया गया और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड होने लगा। क्यों हुआ बताइए। सर नैरो मतलब क्या होगा? नैरो का मतलब होता है संकीर्ण। हाँ, मतलब संकीर्ण का मतलब ये हुआ कि आप बहुत ही छोटी रियलिटी को देख रहे हैं, बाकी चीजों को आप छोड़ दे रहे हैं। जैसे हाथी है, हाथी का सिर्फ आप पूंछ दिख रहे हैं और कह रहे हैं हाँ हाथी जो होता है ना बिल्कुल रस्सी की तरह होता है। ठीक है, हाथी का जब आप पूंछ देखेंगे तो बिल्कुल वो रस्सी की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन हाथी तो जब आप टोटल हाथी को देखेंगे तो रस्सी की तरह नहीं है ना वो। तो हम सिर्फ अगर एक पार्टिकुलर चीज पर ही फोकस करेंगे और बाकी चीजों पर फोकस नहीं करेंगे तो हम पूरी रियलिटी को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, बताइए। नहीं देख पाएंगे। अच्छा, तो आप बात बताइए, 1970 से पहले पॉलिटिकल साइंस जो हम पढ़ते थे तो वो कैसे पढ़ते थे, कोई बता पाएगा? गवर्नमेंट और संस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। नहीं, संस्था पे ध्यान दिया जाता था। क्या होता था? सॉरी सर, ध्यान दिया जाता था। हाँ, फिर से एक एक करके बताइए। 1970 से पहले, 1945 के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और 1970 के बीच में जो पॉलिटिकल साइंस जिस तरह से पढ़ा जाता था, जो उसके अप्रोच थे, जो उसके मेथड थे, उसमें पहली चीज बताइए, क्या वो साइंटिफिक मेथड पे ज्यादा बेस्ड था या वो वैल्यूज पे ज्यादा बेस्ड था, बताइए। नंबर 1 बोलिए कोई। 1970 से पहले जो पॉलिटिकल साइंस था, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल अप्रोच से गाइडेड था, पॉजिटिविस्ट अप्रोच से गाइड था, उसमें साइंटिफिक मेथड को ज्यादा अहमियत दी जाती थी कि कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, टेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, फिलोसफी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, आपको नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, क्या होना चाहिए उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, बताइए, बोलिए। कोई तो बोले। सर पहले ऐसा नहीं होता था, अब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगे। पहले किस चीज पे ध्यान दिया जाता था, बताइए। पहले ध्यान दिया जाता था कि नॉर्मेटिव व्यू पे। कौन से व्यू पे? नॉर्मेटिव, नैरो व्यू। नहीं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें वैल्यूज बेस्ड हो, और नैरो और नॉर्मेटिव एक नहीं हुआ। पहले जो स्टडी होती थी वो होता था साइंटिफिक मेथड पे, लिखिए, पहले जो होता था वो होता था साइंटिफिक मेथड, पहले जो होता था वो होता था ऑब्जेक्टिव, है ना। देखिए 1970 से पहले, देखिए बिफोर 1970, देखिए पॉलिटिकल साइंस में क्या होता था, पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है, साइंटिफिक मेथड क्या होता था, बोलिए। साइंटिफिक मेथड। हाँ, ऑब्जेक्टिव स्टडी क्या होता था, ऑब्जेक्टिव स्टडी। हाँ, ऑब्जेक्टिव स्टडी। उसके मतलब होता था फोकस ऑन गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस। क्या होता था, गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। हाँ, इसके उसके बाद आता था इंस्पायर्ड बाई वो जो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी थी उससे वो प्रभावित था। किससे प्रभावित था? पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी। हाँ, और पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी
और फिर और इंपेरिकल से भी था, इंपेरिकल मेथोडोलॉजी से भी था। इंपेरिकल मेथड से भी इंस्पायर था। किससे इंस्पायर था? एम्पेरिकल मेथड। और बिहेवियरियल मेथड से भी इंस्पायर था। किस किस चीजों से इंस्पायर था? बिहेवियरियल मेथड, इंपेरिकल मेथड और पॉजिटिविस्ट मेथड। अब इन तीनों का क्या मतलब होता है कि नॉलेज हमको एक्सपीरियंस के बेस पे होना चाहिए। नॉलेज शुड बी एक्वायर्ड थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू सेंसरी एक्सपीरियंस। यानी नॉलेज को हम ग्रहण करेंगे। नॉलेज वही है जो हमारे अनुभव से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किससे प्राप्त हुए हैं? अनुभव से। जैसे हमने आग को छुआ तो गर्मी हुई ना, तो जब गर्मी हुई तो हमने क्या किया? अपने अनुभव से प्राप्त किया ना हमने, या हमने ध्यान लगाया आग के बारे में? बताइए। अनुभव से पता किया। हाँ, सेंस के अनुभव से। अब देखिए सेंसरी एक्सपीरियंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, जरा बताइए तो। संवेदनशील अनुभव। इसको लिखा हुआ है हिंदी में, लिखा संवेदी अवलोकन। हाँ, और नॉलेज जो था पहले, अच्छा इसमें क्या था 1970? नो प्लेस फॉर थियरी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, नॉर्मेटिव एंड वैल्यू बेस्ड स्टडी। देखिए 1970 से पहले थियरी को पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, फिलॉसफी पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, और ना ही मूल्यों पे आधारित अध्ययन पे ध्यान दिया जाता था। ठीक है, मूल्यों पे आधारित अध्ययन पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। सिद्धांत, इतिहास, दर्शन, प्रमाणिक और मूल्य आधारित अध्ययन के लिए जगह नहीं थी। ठीक है, उसके लिए जगह नहीं थी। और क्या हुआ था? सब्जेक्ट के बीच में डिवीजन हो गया था। क्या हुआ था? नॉलेज के बीच में डिवीजन हो गया था। नॉलेज के बीच डिवीजन कर दिया गया था। डिवीजन कर दिया गया था। जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिवीजन हो गया था। किस बात पर जोर दिया गया था? स्पेशलाइजेशन पर जोर था। किस पे जोर था? स्पेशलाइजेशन। हाँ, स्पेशलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? विशेषज्ञता। क्या कहेंगे? विशेषज्ञता। नहीं, विशेषज्ञता मतलब आपको विशेषज्ञ बनना है ना। और इसमें किन किन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता था? क्लास, फैमिली, प्रॉपर्टी रिलेशन, बिजनेस, इन सारे चीजों पे ध्यान दिया जाता था कि नहीं दिया जाता था? बोलिए। इसको इग्नोर किया जाता था कि उसको उस पर ध्यान दिया जाता था? बताइए। इग्नोर किया जाता था। हाँ, उन्हें और फोकस ज्यादातर क्या था? फोकस था आपका गवर्नमेंट, नेशन स्टेट, और ज्यादातर जोर था क्वांटिटेटिव डाटा पर। क्वांटिटेटिव डाटा को हिंदी में क्या कहते हैं बताइए? जो मात्रात्मक डाटा होता था, सुन लीजिए, उस पे ज्यादा जोर था। पॉलिटिकल थियरी की अहमियत खत्म हो गई। लेकिन 1970 के बाद से बदलाव हुआ, से चेंज हुआ। पॉलिटिकल थियरी फिर से रिवाइव हुई।
पॉलिटिकल थियरी क्या हुई, फिर से क्या हुई बताइए? पॉलिटिकल थियरी क्या हुई? रिवाइव हुई। और 1970 के बाद से नॉर्मेटिव स्टडी फिर से होने लगा। नॉर्मेटिव स्टडी को हम कहते हैं मूल्यों पे आधारित स्टडी फिर से होने लगी। और 1970 के बाद वैल्यू बेस्ड स्टडी होने लगी। और 1970 के बाद क्या हुआ? फैमिली का भी स्टडी हुआ, सोसाइटी का भी स्टडी हुआ, क्लासेस का भी स्टडी हुआ, प्रॉपर्टी रिलेशन का भी हुआ, इन्वायरमेंटल स्टडी भी हुआ, सोशल मूवमेंट भी हुए। और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के बाद डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बीच में जो संबंध थे उसके बारे में अध्ययन, उसके बारे में स्टडी हुआ। इस तरह से 1970s के बाद पॉलिटिक्स का दायरा ब्रॉड हुआ है कि ये नैरो हुआ है? बताइए, बोलिए। 1970 के बाद उसका दायरा ब्रॉड हुआ है कि नैरो हुआ है? ब्रॉड हुआ है। अब आप बता पाएंगे कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोई समराइज कर पाएगा? बोलिए तो, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोई बता पाएगा? कोई क्लास के अंदर में बता पाएगा आज हमने क्या पढ़ा? बोलिए। प्रोफेसर वो पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी के ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हाँ, और उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया। हाँ, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने सही बताया। 1970 से पहले पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या अप्रोच था? 1970 के बाद में कैसे अप्रोच में बदलाव हुआ है? बताइए। 1970 से पहले सोसाइटी पर जोर नहीं दिया जाता था। हाँ, सोसाइटी पे जोर नहीं दिया जाता था, याद रखिए, सोसाइटी पे जोर नहीं था। ठीक है, सही बताया आपने। और बताइए। क्लासेस पे नहीं था। क्लासेस पे नहीं था। यहाँ क्लासेस का मतलब वर्ग, अमीरी गरीबी, कौन कमाता है, कौन मजदूरी करता है, कौन पैसा बनाता है, कौन मालिक है, कौन मजदूर है। हाँ, ठीक है। और इक्वालिटी पे नहीं था। हाँ, इक्वालिटी पे जोर नहीं था। ठीक है। और पहले सर स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता। हाँ, 1970 से पहले स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा जोर देने का क्या नुकसान होता था? बताइए। कि यही पहले एक साथ नहीं पढ़ाते थे। हाँ, एक पर ज्यादा ध्यान। क्या था कि अगर स्पेशलाइजेशन पे ज्यादा जोर देने का एक नुकसान ये होता है कि हम टोटल पिक्चर को नहीं देख पाते हैं। नहीं हो रहा है? आप जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी एक शहर में जाएं और आप पूरा दिन लगा दें एक ही बिल्डिंग को देखने में, तो आप पूरे शहर को देख पाएंगे? नो सर। अच्छा, उसके अलावा बताइए। सर पहले के टाइम पे साइंटिफिक उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। बहुत सही, साइंटिफिक मेथड का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। जो नेचुरल साइंस के जो तरीके थे, कहा जाता था कि सोसाइटी को भी पढ़ने के लिए वही तरीका इस्तेमाल होना चाहिए। इसकी कमी क्या है? ऐसा करने से क्या दिक्कत है? बताइए। ऐसा करने का सबसे बड़ा दिक्कत है कि इंसान जो होता है वो कॉन्सेप्ट से दुनिया को समझता है ना। साइंटिफिक मेथड जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंटिफिक मेथड ही दुनिया का सब कुछ नहीं है। और एक और बात है कि साइंटिफिक मेथड के नाम पे, ऑब्जर्वेशन के नाम पे, अनुभव के आधार पर अगर सिर्फ आप ज्ञान को कहेंगे कि इसी से ज्ञान प्राप्त होगा, तो उसमें क्या होगा? जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यूज होते हैं, उसके लिए उसमें जगह नहीं होती है। और इसीलिए पॉलिटिकल थियरी जो था 1970 से पहले, उसकी अहमियत नहीं दी जाती थी। हिस्ट्री, फिलोसफी को दरकिनार कर दिया जाता था। और बोलिए, 1970 में और 1970 के बाद में क्या फर्क हुआ? सर साइंटिफिक मेथड से होता था 1970 से पहले। हाँ, सही कहा। तो ये बात याद रखिए कि साइंटिफिक मेथड को कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं 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 नहीं, साइंटिफिक मेथड से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है। कहा यह जा रहा है कि साइंटिफिक मेथड जरूरी है, लेकिन तुम उसके साथ मूल्यों को भी जगह दो। लेकिन मूल्यों को जगह नहीं दोगे तो फिर क्या होगा? फिर ठीक नहीं होगा। जैसे हमने 5 आम और 5 आम को तो गिन लिए। आपसे पूछा जाए कि 5 आम और 5 आम कितने आम हुए? आपने कहा 10 आम। लेकिन अगर क्लास में 10 लोग हैं तो कितने आम सबको मिलना चाहिए? बताइए। एक एक मिलना चाहिए ना। यस सर। और आप कहेंगे कि नहीं, मुझे पता ही नहीं कितने मिलने चाहिए। तो नहीं, इंसान जो है उसको मूल्यों पे भी आधारित स्टडी करनी चाहिए। अच्छा प्रियंका, आप बताइए। 1970 में और
1970 के पहले पॉलिटिकल थियरी में कोई ऐसी चीज जो क्या बदला हुआ, जो वही चीज बताइए जो अभी तक बात नहीं हुई है, बताइए। सही कहा, क्लास, फैमिली, प्रॉपर्टी, सोसाइटी, बिजनेस को 1970 से पहले इग्नोर किया जाता था कि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, इग्नोर किया जाता था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और 1970 के बाद से क्या क्या चीजें फिर पॉलिटिकल साइंस में इंक्लूड हो गई? हाँ, पुनर्जीवित किया गया, फिर सोसाइटी पे जोर दिया गया, फैमिली पे जोर दिया गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज पे जोर दिया गया। और आज 1970 के बाद उसका जो स्पेस है वो ब्रॉड बेस्ड हो गया है कि वो नैरो हो गया है, ब्रॉड हो गया, वो और बड़ा हो गया है, वो सिकुड़ नहीं गया है। सही कहा आपने। एक चीज बताइए, जो पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है, जो इंपेरिकल मेथोडोलॉजी है, जो आपको ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है, इसका बोलबाला 1970 से पहले था कि इसका बोलबाला 1970 के बाद शुरू हुआ है? पहले था। और पॉजिटिविस्ट में, हाँ, और पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी क्या कहता है? बोलिए, कोई कहेगा कि पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी क्या है, तो क्या कहता है बताइए? पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी कहता है कि साइंटिफिक तरीके से ही हम सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं और जो हमारे अनुभव हैं उसी के आधारित पे हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे और मूल्यों का, सिद्धांतों का जगह नहीं होगा और इतिहास और फिलॉसफी का जगह नहीं होगा। और हम ज्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा यानी मात्रात्मक डाटा का हम इस्तेमाल करेंगे, हम क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक डाटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्लास के अंदर में पढ़ा कि हम पॉलिटिकल साइंस को कैसे, हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस का मेथड जो है वो बदल रहा है, कैसे पॉलिटिकल साइंस का स्कोप बदल रहा है, कैसे पॉलिटिकल साइंस का नेचर बदल रहा है और कैसे पॉलिटिकल साइंस जो है वो उसके अंदर में समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है। कोई भी सवाल पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आएगा कि पॉलिटिकल साइंस से आप क्या समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस का मेथड क्या है, पॉलिटिकल साइंस का नेचर क्या है, बिहेवियरियल पॉलिटिकल साइंस से आपका क्या मतलब होता है, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल साइंस से आपका क्या मतलब होता है, मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल साइंस से आपका क्या मतलब होता है, मार्क्सिस्ट अप्रोच से क्या होता है, तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है।